बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लिपिंग चैप्टर नंबर 13 की पार्ट 1 की वीडियो। इस वीडियो में हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे डिस्कस करेंगे, जिसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। अच्छा, इसको अगर हम बेसिकली रेक्टेशन देखें होता है क्या इसके अंदर, तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 को तोड़ा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं हम, और बाकी जो 5 कार्बन बची है वो हमारे पास रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट होता है। तो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एक कार्बन को तोड़ दिया। इस तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास 2 NADPH बनती है। ठीक होगी बात। अच्छा, ये जो हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसमें वो बता रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास 2 इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, और इन्हीं 2 रिएक्शंस के अंदर हमारे पास NADPH प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, रिएक्शंस तो और भी है, लेकिन 2 इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है हमारे पास। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो NADPH प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर मेजर सोर्स ऑफ NADPH है। यानी सेल्स के अंदर जो NADPH होती है वो ज्यादातर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ही आ रही होती है। ये NADPH बड़ी काम की है। ये बायोकेमिकल रिएक्टेंट में हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन के तौर पर रोल प्ले करती है, और उसके अलावा ग्लूकोज को तोड़ने से ये जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट बना है, इसको भी हम फिर राइबोज 5 फॉस्फेट, और फिर राइबोज को पता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये हमने देख लिया एक मोटा मोटा सा कि ये क्या चीजें थी। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा जी, 2 तरह के फेजेस हैं। एक पहला इसका जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पहला फेज है जिसमें इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को पढ़ना है हमने, और फिर दूसरा फेज है जिसमें हम लोग रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। इस फेज में टोटल 3 रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं और एक रिएक्शन एवं बस उसमें हम हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं, वो बस हाइड्रोलाइज करने का रिएक्शन है। ठीक है, तो ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है या ऑक्सीडेटिव, इसमें ऑक्सीडेटिव पोर्शन होता है, उसमें कितने रिएक्शन है? टोटल 3 रिएक्शन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने होते हैं, तो वो आपके पास 2 इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक हो गई बात। तो ऑक्सीडेटिव पोर्शन में टोटल 3 रिएक्शंस हैं, जिनमें से 2 इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं और एक इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइज वाला रिएक्शन है। हाइड्रोलाइज इसमें हम करते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो NADPH हमारे पास बनती है इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से, उसको हम क्या किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली लिवर में, लैक्टेटिक मेमोरी ग्लैंड्स में और एडिपोज टिश्यू में मुख्तलिफ जगहों पे हम उसको फैटी एसिड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चूंकि स्टेरॉयड हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस में NADPH यूज होती है, इसलिए जिन जिन जगहों पे स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, जिस तरह के टेस्टिस, ओवरीज, प्लेसेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ भी यूज होगा। और हमारे जो RBCs होते हैं, उनके अंदर ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखने के लिए भी NADPH यूज होता है। तो यहाँ पे NADPH के उन्होंने 3 यूजेस बता दिए। वैसे हम आगे यूजेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक हो की बात। अब हम रिएक्शन देखना शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें हम करते क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज किया और फॉर्म कर दिया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है जी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बनाते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, इसमें हमारे पास पहली NADPH प्रोड्यूस होती है। और याद रखिएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, या आप कह सकते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो रेगुलेशन है वो इस स्टेप की रेगुलेशन से होती है। ठीक होगी बात। तो वो कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज रेगुलेटेड प्राइमरीली एट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। एंजाइम का नाम ले लिया ना उन्होंने, इस एंजाइम का जो रिएक्शन है ये। अच्छा, अब देखते हैं बेसिकली कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है, इंक्रीज डिक्रीज। इस रिएक्शन में हमने देखा कि एक NADP से एक अदद NADPH बन रही है। ठीक, तो रिएक्शन में NADPH बन रही है, आप कहते हैं एज अ प्रोडक्ट है। ठीक होगी बात। तो अगर सेल के अंदर ज्यादा NADPH होगी तो वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी NADPH बहुत है हमारे पास। और अगर NADPH थोड़ी हुई, NADP ज्यादा हुआ, तो वो जाहिर बात है इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो इनहिबिट कर रही होती हैं और सबस्ट्रेट स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो वही वाली बात हो गई। बेसिकली NADPH ओवर NADP रेशो है जो कि इसको स्टिमुलेट कर रही होगी। अगर ये रेशो ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि NADPH ज्यादा है और रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, और अगर ये रेशो स्मॉल है तो रिएक्शन हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएगा। ये तो हमने एक चीज देख ली। दूसरा देखिएगा, मुझे बताएं इंसुलिन कब रिलीज होती है? जब ग्लूकोज ज्यादा हो। तो जब ग्लूकोज ज्यादा हो तब भी इस रिएक्शन को तेज होना चाहिए ना।
क्योंकि ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो हम चाहते हैं कि ये वाला ग्लूकोज का ब्रेक डाउन को ये वाली जो सारा कुछ है ये ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इंसुलिन भी इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करती है। किस तरह स्टिमुलेट करती है? ये जो एंजाइम यूज हो रहा है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इंसुलिन इस एंजाइम की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। ये सही बात है, किसी ना किसी जीन से ट्रांसक्राइब होकर ये प्रोटीन बन रही होगी ना, तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो नेक्स्ट पेज पे यही बातें वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंसुलिन अप रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जो जीन इसको बनाती है उसको एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा एंजाइम बन जाता है और ये वाला स्टेप स्टिमुलेट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इंसुलिन इस स्टेप को स्टिमुलेट करेगा। और बाकी किस पे डिपेंड कर रहा है? NADPH ओवर NADP रेशो पे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमने पहला स्टेप देख लिया जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। एक इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन को हाइड्रोलाइज करते हैं और बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक होगी बात। यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइज किया है और एंजाइम जो यूज हुआ उसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, यानी ये वाला नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। ठीक होगी बात। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन इसका रेट डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं, ये रेट लिमिटिंग नहीं होता, बस तेजी से हो जाता है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। और ये आपके पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फेज का वाहिद रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेटिव नहीं। तीसरा रिएक्शन आता है हमारे पास, इसकी अब हमने डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है, या आप कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, और इसको हमने तोड़ देना है इनटू रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम फॉर्म करते हैं ये रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर भी एक NADPH प्रोड्यूस हो रही होती है और इस रिएक्शन के अंदर भी एक NADPH प्रोड्यूस हो रही होती है। तो टोटल जो हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया इसमें 2 NADPH प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, ये जो हमारे पास कन्वर्जन हुई है, ये करवाने वाले एंजाइम का नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो है ना 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ने ये वाला करवाया और दूसरा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज ने ये वाला रिएक्शन करवाया हमारे पास। तो अब हमारे पास बन चुकी है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। ठीक होगी बात। यहाँ तक था हमारे पास इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज। ये आप देख सकते हैं सारे सिंगल साइडेड एरोज हैं, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट फिर ये जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, इसके आगे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, लेकिन अगर सिंपली आपने याद करना है ना, तो सिंपल आप इसको इतना याद करेंगे कि इनकी एक तो इससे बनेगा आपके पास नंबर 1 बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स के बनाने में काम आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स पहली बात। और दूसरी बात, इससे हमें ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स मिल जाते हैं, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दूसरी चीज ये एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स होते हैं हमें वो मिल जाते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स हासिल करने के लिए 2 एंजाइम्स का किरदार है, एक ट्रांसकीटोलेज, एक ट्रांसएल्डोलेज। ठीक है जी, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो रट्टे वाली है, यानी कि मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। ट्रांसकीटोलेज रट्टा आपने ये लगा सकते हैं, मतलब जिसने रट्टा लगाना है वो ये लगा सकता है। ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन ट्रांसफर करता है, ट्रांसएल्डोलेज 3 कार्बन ट्रांसफर करता है। बस इतना आप इस सारे के बारे में ना इतना रट्टा लगा लें। ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन ट्रांसफर करेगा, ट्रांसएल्डोलेज 3 कार्बन ट्रांसफर करेगा, और इन दोनों के एक्शन के बाद रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट से हम ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाता है। बस ये 2 जुमले आप इस सारे के बारे में याद रख ले तो बहुत है। लेकिन अब जारी बात है, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ना तो है ना, अगर आपके पास टाइम है तो अब वो पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएं आप। अब देखो जनाबे वाली हुई क्या, हमारे पास ये बन चुका है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के अब हमने आगे रिवर्सिबल रिएक्शन है तकरीबन सारे। रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट से हम क्या क्या बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा हम बना सकते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अगर हम बनाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट तो कुछ राइबोज 5 फॉस्फेट तो हम यूज कर लेंगे न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में।
तो ये तो पहली वाली चीज़ हो गई हमने हमारी, जो मैंने कहा था कि राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है और वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में यूज हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, उसके लिए काफ़ी किचर मिचर पढ़नी है हमने यहाँ पे। लो जी, ये देखना, जाइलोज 5 फॉस्फेट, ठीक, और यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट अगर हमने न्यूक्लियोटाइड में नहीं यूज़ किया तो हम इससे कोई और एक और कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जाइलोज 5 फॉस्फेट के ये 2 कार्बन हमने उतार के लगा दिए राइबोज 5 फॉस्फेट पे, और ये बन गया हमारे पास सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। क्योंकि 5 कार्बन राइबोज के थे और 2 कार्बन हमने यहाँ से लगा दिया, तो ये 7 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। और ये जो 2 कार्बन को ट्रांसफर किया है, ये ट्रांसफर करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज। ठीक है जी, जाइलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ट्रांसफर कर दिए हमने राइबोज 5 फॉस्फेट में, ये 7 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। अच्छा, ये तो बन गया 7 कार्बन कंपाउंड। और जिस जाइलोज 5 फॉस्फेट 2 कार्बन निकाल लिए, उसकी क्या बनी, उसमें जारी बात सिर्फ 3 कार्बन रह गए। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है जी, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये 2 कार्बन निकालने से एक तरफ हमारे पास ये 7 कार्बन वाला बन गया और दूसरी तरफ जाइलोज 5 फॉस्फेट से हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। तो एक तो ये देख सकते हैं आप, ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया। ठीक है, कुछ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा और बाकी के साथ क्या करते हैं। लो जी, ये जो 7 कार्बन वाला है ना, इसके ऊपर से हम 3 कार्बन उतार लेते हैं। 2 वही वाले कार्बन जो कि ये यहाँ जाइलोज से आए थे, और एक इसका अपना कार्बन जो यहाँ पे रेड कलर का शो हुआ है। 3 कार्बन हमने उतारे इसके, और वो 3 कार्बन लगा देते हैं हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। तो इसके 3 कार्बन पे जब इसके 3 कार्बन लगेंगे तो ये 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक होगी बात। आप सोच रहे होंगे कि यार ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो खुद भी है एक इंटरमीडिएट, तो बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक चीज, क्योंकि ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो कुछ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज इट इज यूज हो जाएगा, कुछ को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसी तरह जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है ना, कुछ राइबोज फॉस्फेट तो वैसे डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड में यूज हो गया, और कुछ राइबोज 5 फॉस्फेट पे हमने ये 2 कार्बन लगाए, फिर टोटल हमने 3 कार्बन निकाल लिए। अच्छा, ये 3 कार्बन निकाले हैं और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया है, ये काम करता है ट्रांस एल्डोलेज। तो इसलिए हमने कहा था कि ये जो हमने बनाए हैं इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसको बनाने में ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज का रोल है। क्लियर हो गई बात। आई होप सो इसमें ऐसा कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये जो 7 कार्बन वाला था, इसके ऊपर से जब आपने 3 कार्बन उतार लिए, 2 तो चलो एडिशनल आए हुए थे, एक इसका अपना उतर गया, तो पीछे रह गए 4 कार्बन। ठीक, तो ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नाम है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। समझ रहे हैं बात को। ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नाम है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे गिचमिच चीज़ें बताई हुई हैं इसमें। एज सच जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इससे राइबोज 5 फॉस्फेट बनती है जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में रोल प्ले करती है, और दूसरा पॉइंट ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज की वजह से हम ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी पार्ट 1 की वीडियो। इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ NADPH को डिस्कस करेंगे।